हेलो। हेलो, जय श्री कृष्णा। ऑडिबल? आवाज़ आ रही है बॉस? स्टार्ट कर तो दिया। स- हाँ। ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक थोड़ी देर वेट कर लेते हैं बॉस। अपन ने इसमें आते मैंने 4:30 PM बोल दिया था, एंड दैट इज़ 4:20 राइट नाउ। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें बाकी लोग का। आप बॉटल दे दोगे ना? Okay. जय श्री कृष्णा। सुधा, गुड इवनिंग जी। महक जी। अंचल जी, जय श्री कृष्णा। समथिंग डिफरेंट जी, ओके। मैं तब तक खोल लेता हूँ। फैमा कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? ये था। नहीं, ये था क्या? अरे चल भाई। शुरू करें? सर, फेमा के नोट्स। अरे फेमा के नोट्स दिए ना यार। क्या बात कर रहे हो आप? फेमा के नोट्स मैंने सबको व्हाट्सएप किए हैं। जो जो बैच मतलब आते हैं यहाँ पर। ऑडिबल, जय श्री कृष्णा। जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको डाल दूंगा।
चलो शुरू करें क्या? मिल गया है सर। अंचल जी मिल गया है, गुड। आओ जी जनता। सर ये धोखा है, क्यों धोखा क्यों है? क्या धोखा दिया मैंने? धोखा नहीं दिया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब से, कोई कह नहीं सकता धोखा दिया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। 4:30 बोले थे आप। अरे तो 4:30 बोला था, बट मैं एकदम दौड़ भाग करके, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं फंसा हुआ था, मुझे टाइम लग जाएगा। और वहां से दौड़ भाग करके आया तो टाइम से आ गया, मैं टाइम से आ गया तो यहाँ पर स्टार्ट जो स्टाफ बंदी थी उसने कर रखा था। अब वो स्टाफ कर उसने स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने, अब क्योंकि 4:30 बोला, इसलिए मैं जो भी सबसे पहले आया उससे पूछो। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यार अपन ने 4:30 के लिए बोल के रखा है। सर आज के नोट्स नहीं भेजे आपने? कल के नोट्स पूरे ही नहीं पढ़े यार, तो आज के नोट्स कहाँ से भेज देते हैं? कल के नोट्स तो खत्म करें। जय श्री कृष्ण दिलीप कुमार। आपकी कोई भी ऊपर वाला बताओ इसको रे। अपन इंतजार कर रहे हैं सबका 4:30 तक के लिए, ऐसे बोल रहा है ये। एबीपी। हाँ सर, कब से बैठे हैं। बस बैठा हूँ, बट पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग का वेट कर रहा हूँ। आशु, जय श्री कृष्ण आशु। आयुष, कैसे हो सर? हेल्थ कैसी है? हेल्थ बहुत अच्छी है मेरी, एकदम। गला, बस आपको समझ आ रहा होगा, गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आए रब्बा। देखो एबीपी भी बता रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू। इंतजार कर रहा था मैं आपका। सर आपने तो 4:15 का मैसेज भी किया हुआ है। हाँ, 4:15 का मैसेज मैंने किया हुआ था, बट यहाँ आने के बाद ना यूट्यूब पे, मतलब मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैंने तुरंत से खोल के ना, ताकि आप लोग इंतजार करते हो तो थोड़ा सा वो पैनिक क्रिएट होता है ना, तो इसलिए मैंने 4:30 पहले से डाल दिया। और नेक्स्ट टाइम ऐसा ध्यान रखूंगा कि जैसे 4:15 हो गए तो फिर मैं डालूंगा कि यार 10 मिनट थोड़ा सा लेट, कोशिश करेंगे समय पे ही हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा लगा मेरे को लेट हो जाएगा करके। बचाओ ढो, कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। टाउ, 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 टाउ। चलो थोड़ा सा डेफिनेशन पे अपन लोग मान लेते हैं। अपन लोग ने फेमा स्टार्ट किया। फेमा के अंदर अपन ने क्या स्टार्ट किया, वहां से शुरू करते हैं। यस सर, ऑडिबल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाऊ।
डेफिनेशन, यस डेफिनेशन। भाई कल और परसों हम 2 दिन से फेमा पे बात कर रहे हैं, और फेमा के 2 दिन में हमने डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन किया था। और डेफिनेशन में महत्वपूर्ण डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो हमने ख़त्म कर ली थी। हमने पर्सन रेसिडेंट ऑन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PRI PROI, उसके बाद आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये 4 डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, और उसके बाद अब आगे बढ़ने की बात थी, यानी कि बाकी और टोटल 14 डेफिनेशंस हैं, जिसमें से क्वेश्चन मेकिंग सिर्फ इन 4 पे होती है, और बाकी के जो 10 डेफिनेशंस और हैं, वो जो 10 डेफिनेशन और हैं वो बस ऐसे ही हिस्सा है। आपको ये पूरे एक्ट के अंदर कहीं ना, जैसे करेंसी क्या होती है आपको पता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी क्या होती है ये आपको पता है, फॉरेन एक्सचेंज, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप पढ़ेंगे, मतलब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जहाँ पर स्पेसिफिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, जहाँ पर स्पेसिफिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, वो पार्ट हमने जो है ख़त्म कर दिया था। लाइक पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे तो छप चुका है क्वेश्चन, ये मान के चलो आप। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया पे क्वेश्चन बनता है। आज लेट हो गया मैं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल लेट नहीं हुए हो, आप बिल्कुल समय पर आए हो। हम लोग ने आपके लिए इंतज़ार किया, हम सोच के चल रहे थे कि कुछ बच्चे लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि 4:30 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। चलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड हीरो हीरोइन ऑफ द पिक्चर, शुरू करें क्या? कोई भी बंदा स्टार्ट बोलेगा, हम स्टार्ट कर देंगे अब। आज गला वैसे ही थोड़ा बैठा हुआ है, तो आज ज़्यादा चिल्लाने को मत बोलना। चिल्लाता तो मैं वैसे भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। अचानक जोश आ जाता है, अचानक अचानक जब आप गलत आंसर देते हो ना, तो फिर मेरे को जोश आ जाता है, अरे क्या हो रहा है ये सब, वैसा वाला। अदरवाइज मेरे को नहीं वो आता ना, जोश जोश चिड़चिड़ापन, है ना। लेकिन हाँ, तब जरूर गुस्सा करना पड़ता है कि ओए चालू क्या है ये। गुड इवनिंग नमिका, जय जय जिनेन्द्र। स्टार्ट, चलो 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 चलो। हाँ, तो हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया था बॉस, स्टार्ट कर रहे बॉस, स्टार्ट कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी तरह का कोई भी, जब तक मैं आपसे जवाब ना मांगू तब तक कोशिश करना कि चैट बॉक्स की तरफ ना जाएं, ध्यान से चलें। हमने स्टार्ट किया था फेमा, और फेमा जब स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कि यार फॉरेन एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज या ग्लोबल बिजनेस को, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और उनको मेंटेनेंस करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन ट्रेड को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारा फेमा का गठन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे देश को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? US डॉलर। क्योंकि हमारे देश को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा और सच भी है, जितना ज़्यादा US डॉलर होगा उतनी ज़्यादा हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे। तो US डॉलर बहुत सारे होने चाहिए। इस बात को जहन में रखना आप भी, कि जब जब US डॉलर का इनफ्लो होगा ना, तब तक देश क्या करेगा, उन ट्रांजैक्शंस को अलाउ करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जब जब फॉरेन करेंसी का, यानी कि US डॉलर का आउटफ्लो होगा, तब तब हमारा देश भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाएगा कि भाई क्यों करे ऐसा, क्यों करने दें ऐसा। बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है। तो वहां पे प्रतिबंध लगेंगे, वहां पे या तो सरकार मना ही कर देगी कि आप नहीं कर सकते, फालतू काम के लिए साला तुमको US डॉलर बाहर भेजना है, नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरी काम है, फिर भी सरकार से पूछ के जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के जाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछ के जाओ, ठीक है। या फिर कुछ केसेस में सरकार बोलेगी यार ये छोटे मोटे काम तो तुम कर सकते हो, तो कुछ छोटे मोटे काम फ्री कर दिए हैं, कुछ पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। हमने कल जाते जाते जो डिस्कशन किया था, शेड्यूल्स दिए हुए हैं। डेफिनेशन में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की हमने डेफिनेशन अच्छे से देख ली थी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हमने अच्छे से देख लिया था। हमने और दो इंपॉर्टेंट ऑथोराइज पर्सन की डेफिनेशन हमने जब डिस्कस की, तो उसमें हमने बात किया था कि ऑथोराइज पर्सन मतलब ऐसा पर्सन, ऑथोराइज पर्सन की डेफिनेशन हमने बात किया था। ऑथोराइज पर्सन में अपन ने बात किया, मैं आ गया, अरे वाह तुम आ गए, कितना अच्छा लग रहा है। ऑथराइज पर्सन में हमने बात किया था कि यार ऑथराइज पर्सन वो बंदा होता है जो सरकार से लाइसेंस लेकर
फॉरेन करेंसी का लेन देन करता है। जैसे विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं और आने के बाद उन्हें भारतीय मुद्रा, यहाँ पर तो इंडियन करेंसी चलती है, तो वो अपना डॉलर कन्वर्ट करवाते हैं। तो कन्वर्ट हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ऑथराइज पर्सन कर सकता है। तो मनी एक्सचेंजर, मनी डीलर, ये कौन होते हैं? ये बैंक्स हो सकते, आप भी लाइसेंस ले सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर एक दुकान डाल के, ठीक है। जनरली एयरपोर्ट के बाहर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं ना जहाँ पे, उनके बाहर दुकानें डली होती हैं और वो लोग एक्सचेंज करके दे देते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या, होटल्स होते हैं ना 3 स्टार 5 स्टार, उनके पास ये फैसिलिटी होती है, वो सरकार से लाइसेंस ले लेते हैं क्योंकि अंग्रेज लोग वहां भी रुकते हैं। तीसरी बात, कुछ बैंक्स होते हैं जो सरकार से लाइसेंस ले लेते हैं, तो बैंक्स भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा मना किया है आपके लिए। तो ये है ऑथराइज पर्सन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने ये बात किया था कि कोई हमारा यानी कि देश के अंदर का कोई बंदा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, हाँ है, उसने क्या किया, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिससे देश के बाहर, आउटसाइड इंडिया, उसकी एसेट्स या लाइबिलिटीज में ऑल्ट्रेशन होता है। और लाइबिलिटी इंक्लूड्स कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑल्सो। या फिर कोई ऐसा बंदा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर का बंदा है, वो भारत में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है जिससे उसकी भारत में कोई एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट होती है या ऑल्ट्रेशन होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोल देते हैं कि भाई ये जो है ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद हम आए थे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने सीधी बात बोली थी कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है और इसमें शामिल है। 3-4 एग्जाम्पल दिए थे, होते बहुत सारे हैं, बहुत सारे पढ़ेंगे भी अपन, लेकिन इन्होंने बोला डेफिनेशन में कुछ तो वजन दे दे। तो वजन देने के लिए उन्होंने कहा देखो, फॉरेन ट्रेड या और कोई करंट, एनी अदर बिजनेस सर्विस, कोई कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रेड हो रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर दी जा रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो फिर ये क्या कहलाएगा? आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, नंबर 1। नंबर 2 क्या था कि इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि अपन ने बाहर लोन, मैंने बताया था ना आपको एक फोटो बना के, कि देश के बाहर लोन लेते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन उस पर ब्याज देना पड़ रहा है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। देश के बाहर इन्वेस्टमेंट किया है तो एसेट क्रिएट हो रही है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन देश के बाहर उस इन्वेस्टमेंट पे रेवेन्यू, हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो फिर वो क्या हो गया? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट, रेमिटेंस फॉर, तो फिर हमने बोला था कि हमारा परिवार, परिवार में कौन हो गए? पेरेंट्स, हमारा जीवन साथी और हमारे बच्चे, अगर ये देश के बाहर रहते हैं तो उनके लिविंग के लिए, उनके जीवन यापन के लिए अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ से भेजते हैं, रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों के लिए, तो फिर ये क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। हमारी फैमिली बाहर नहीं रहती लेकिन बाहर घूमने जा रही है, या फिर इलाज कराने जा रहे हैं बाबूजी लोग, या फिर बच्चे एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और अपन ने उसके ऊपर खर्च किया, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन कई बार डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है। अगर पूछ ली गई तो बता पाएंगे क्या आप? अब मुझे आपका आंसर चाहिए अंगूठे में। आगे बढ़े। अपन ने इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। अपन ने वो फैक्ट्री के लिए मतलब कल भी हमने थोड़ी सी बेइज्जती तो कराई थी, और जब जब बेइज्जती होती है तब तब मजा आता है। तो अन्य शब्दों में अपन कहें, कल फिर हमें एक बार मजा आया था, तो दैट इज लाइक गुड। ओके, बड़े आगे। इसके बाद डेफिनेशन जो है, अच्छा इसमें टोटल 13-14 डेफिनेशंस दे रखी है। जिन डेफिनेशंस पर अपने आप में क्वेश्चन बनता है वो डेफिनेशन अपन ने ले ली है। बाकी कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो ऐसे ही होता है ना, किसी चैप्टर में बहुत सारी होती है, तो बस ये बहुत सारी में से हैं, तो एक बार आप नजर मार लेना, उसके ऊपर अपन डिस्कस करने की, अपना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट करता है चैप्टर सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 3 कह रहा है कि कोई भी बंदा ये 1 2 3 और एक 4, ये 4 काम नहीं कर सकता। नो पर्सन शैल, नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर
any foreign exchange or foreign security to any person not being an authorized person. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी बंदा फॉरेन करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकता जब तक कि वो ऑथोराइज पर्सन ना हो. मना कर दिया, मना कर दिया. यार सीधी सी बात है, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज या डीलिंग इन फॉरेन करेंसी क्लियर कट मना कर दिया. इसके लिए कौन है ऑथराइज पर्सन? अभी 2 मिनट पहले डेफिनेशन में अपन ने बात किया. भाई एक बंदा बाहर से आता है, एक एक है मिस्टर एक्स, मिस्टर मिस्टर शॉन्टे. ये कहां से आया है? सिडनी से आया है. सिड SID कर दिया मैंने ना, SYDNEY. मिस्टर एक्स सिडनी से आया है और आने के बाद हमें मिल गया पोर्ट पे बाहर. उसने बोला कि यार ये मेरे पास $1000 है, इसको बदल के दे दोगे? हमने बोला बिल्कुल, हम इंडियन रुपी दे देंगे. INR में हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर दिया. ये मनी एक्सचेंजर के पास भी तो जा सकता था. हमने बोला तुझे हम इससे अच्छी रेट दे देंगे. हमने क्या बोला कि तुझे हम इससे अच्छी रेट दे देंगे. तो अच्छी रेट मिलेगी, वाह, तो फिर एक काम करो, $1000 की मुझे तो कन्वर्ट कराना है. तो ये अपराध हो जाएगा आपकी साइड से. लॉ मना करता है. लॉ कह रहा है नो पर्सन शैल, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते. ये काम किसके लिए बोल के रखा है? ये काम कौन करेगा जी? ये काम करेगा अपना ऑथराइज पर्सन. अगर आप ऑथराइज पर्सन नहीं हैं तो ये काम नहीं कर सकते. अगर आप ऑथराइज पर्सन नहीं हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते. दूसरी बात, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर. मतलब ये कह रहा है कि आप किसी पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए खर्चा भी नहीं कर सकते. ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंसेस कर रहे हो. किसके लिए कर रहे हो? पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए. नो पर्सन शैल, आप नहीं कर सकते. ना ही आप किसी तरह की लाइबिलिटी ले सकते हो उसकी अपने सिर के ऊपर. जैसे मान लो कि एक आपका कजिन ब्रदर है जो देश के बाहर से देश में आता है, देश के बाहर से देश में आ रहा है और यहां आकर वो क्या करा रहा है? अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है. यहां पर आने के बाद वो क्या करवा रहा है? अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है. वीक लग रहे हो? अरे वीक हो गया हूं थोड़ा. इंश्योरेंस करवा रहा है और इंश्योरेंस करा के आपको क्या बोलता है कि भाई यार इंश्योरेंस की प्रीमियम तुम भर दो. तो लॉ मना करता है कि नहीं, उसको ही भरने दो. तुम भरोगे तो इंडियन रुपी में भर दोगे, वो भरेगा तो डॉलर खर्च करेगा, तो अपने पास डॉलर आएगा. सरकार बड़ी चालाक है ना? सरकार बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा. नंबर 3 कह रहा है रिसीव एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी रेसिडेंट. ये कह रहा है कि आप एक दुकानदार हो यार, आप एक दुकानदार हो, तो फिर आप वो क्या करेगा? आपको पैसे देगा फॉरेन करेंसी में. फॉरेन करेंसी में आप पैसे मत लो, आप उसको बोलो कि एक काम कर भाई, तू पहले फॉरेन करेंसी के लिए फॉरेन ये अपने ऑथराइज पर्सन के पास जा, एक्सचेंज करा के आ, उसके बाद ये काम कर. याद है अपन ने एक एग्जांपल लिया था, पता नहीं कहाँ लिया था. मैंने बोला था ना जाते जाते कि 80 रुपए की मेरी शर्ट है. ये वही वाला बात है. 80 रुपए की नहीं, सॉरी. अरे पेन कहाँ से चलेगा? ओके, मैंने शायद आपको बताया था, मैं एक ढाबा चलाता हूँ. ढाबा, ढाबे का क्या नाम है? मजनूदा ढाबा. मजनूदा ढाबा. यहाँ पे सारे फॉरेनर आते हैं, ठीक है? फॉरेनर आते हैं और फॉरेनर आके क्या करते हैं? रोटी खाते हैं.
और फॉरेनर्स को जरा ध्यान से देखोगे ना आप, कभी जो टूरिस्ट होते हैं बेचारे मजनू से कम नहीं लगते, पता नहीं क्या क्या पहना देते इंडियंस उनको, और बोलते यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, यू आर लुकिंग वेरी ग्रेट, क्या लग रहे हो भाई, क्या लग रही है आप बहन जी, ऐसे करके कुछ भी पहना देते हैं और उनको बोलते हैं कि अति सुंदर, तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो अब वहां पर ये रोटी खाने आते हैं, रोटी खाने आते हैं तो फिर ये पेमेंट करेंगे यूएस डॉलर में, मैं नहीं ले सकता। तो मैंने क्या किया, सरकार से वो ले रखा है, लाइसेंस ले रखा है। अगर सरकार ने मुझे लाइसेंस दे रखा है तो मैं ऑथोराइज पर्सन हो गया, और अगर मैं ऑथोराइज पर्सन हो गया फिर मैं ले सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऑथोराइज पर्सन नहीं हूं तो फिर मैं ये माल बेच रहा हूं तो ये पैसे नहीं ले सकता हूं। भाई मेरा काम क्या, कन्वर्ट करवाना, मैं कन्वर्ट करवा सकता हूं अगर मैं ऑथोराइज पर्सन हूं। उसके बाद उनके पास इंडियन रुपी होंगे, इंडियन रुपी में पेमेंट करें। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर देश का हर दुकानदार डॉलर लेने लग गया, अगर लेना अलाउ कर दिया, तो हर दुकानदार डॉलर ले लेके बैठा है, सरकार के पास कंट्रोल चेक ही खत्म हो जाएगा कि किस किस के पास डॉलर है, किसके पास नहीं है। घर घर ईडी तो भेजेगी नहीं, घर घर छापे तो मारेगी नहीं। तो डॉलर अल्टीमेटली हमारे देश का उद्देश्य क्या है कि डॉलर जितना ज्यादा हो सरकारी खजाने में हो, सरकारी खजाने से कम नहीं होना चाहिए। यस yes? तो फिर इसलिए बोला कि भाई साहब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरीके से उससे पैसे मत लो, उसको बोलो कि भैया कन्वर्ट करवा के ला और हमको इंडियन रुपी दे। ठीक है, डील इन ट्रांसफर, ये वो, मेक एनी पेमेंट। मोनिका क्वेश्चन क्या बोल रही हो आप? हेलो सर, आई एम मोनिका, सर मेरा डाउट बता दो। मोनिका तुमने डाउट ही नहीं पूछा। आपका डाउट टाइप कर दो, आपका डाउट यहाँ तो यहाँ टाइप कर दो, या फिर आप एक काम करो कि व्हाट्सएप पे टाइप कर देना अगर आप वहां हो तो, है ना। सर आपको नजर लग गई, किस चीज की नजर लग गई? अरे नजर वजर किसी की थोड़ी लगती है पगली, ऐसे। चलो नंबर फोर, फोर्थ ट्रांजैक्शन इज व्हाट? फोर्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है कि कोई भी बंदा ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय, अच्छा, हवाला, हवाला 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 हवाला। देखो क्या होता है, मान लो कि मैं एक इंडियन, मैं क्या हूं, वो हूं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मैंने क्या किया, एक इंडियन डीलर को 2 लाख रुपया कैश दिया। कितना दिया? 2 लाख रुपया कैश। यहाँ के इंडियन इंडियन कोई डीलर है या इंडियन कोई एजेंट है, और उसको क्या बोला कि यार मेरे को दुबई में एक मेरे भाई के नाम पे घर खरीद के लेना है, क्या मुझे खरीदना है, मेरे भाई के नाम पे खरीदना है। तो उसने क्या किया, दुबई, दुबई में उसका एजेंट उसका मित्र है, उसने बोला कि पैसे आ गए हैं, तुम वो दुबई वाले इसके भाई को ना यूएस डॉलर दे दो। तो दुबई वाले भाई को वहां पर यूएस डॉलर मिल गए। इन्होंने बीच में दोनों ने कमीशन खाया। हवाले का पैसा ऐसे ही तो होता है, ब्लैक मनी अपन क्या करते हैं कि एजेंट को दे देते हैं, और यहाँ का एजेंट वहां के बाहर के एजेंट को बता देता है कि यार पैसा आ चुका है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी परचेज कर लो। तो वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, बीच में ये लोग कमीशन खा लेते हैं। तो यहाँ पे सरकार को पता भी नहीं चलने देते हैं अपन, और अपन क्या करते हैं कि फॉरेन में एक सिक्योरिटी होल्ड करके बैठ जाते हैं, अपने नाम में या बेनामी या फिर मम्मी के नाम में, किसी के भी नाम में ले लेते हैं ताकि सरकार को पता ना चले। तो ये चोट्टापंती करना अलाउ नहीं है भाई, कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा भाई, लॉ तो मना ही करेगा ना कि यार कोई नहीं करेगा। अभी प्रैक्टिकली सोचो कि मेरी दुकान पे आकर कोई सामान खरीदता है और मेरे को $10 दे जाता है तो मैं ले लूंगा। सरकार तो मना करती रहेगी ना, कोई नहीं करेगा ऐसा। और अगर आपने किया तो ऑथराइज पर्सन के पास जमा कराऊं, मैं जमा भी नहीं कराऊंगा। मेरे को रोज रात को उसकी खुशबू लेके सोना है कि डॉलर होता कैसा, वाह कितना मजा आ रहा है, कितने अच्छे हो तुम डॉलर, उससे रोज रात को बातें करूंगा। लेकिन मैं सरकार को नहीं दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, उल्लंघन कर रहा हूं, यस। लेकिन सरकार तो अपने हिसाब से लिखेगी, तो आप यूं मत बोलना सर होता तो है। अरे होता तो है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज मतलब सरकार करती है, फेमा डंडे बड़े तगड़े बरसाती है, लेकिन जब पकड़ आ गया तब ना। तो ये 4 ऐसे ट्रांजैक्शन है, ध्यान से सुना। सेक्शन 3, सेक्शन 3 कह रहा है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? डीलिंग
सर ऐड आ रहे हैं, ऐड आ रहे हैं तो स्किप कर दो यार। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, तो सबसे पहला क्या बोला है कि भाई साहब आप मनी एक्सचेंजर मत बनो, डील मत करो। नंबर टू, सेकंड कह रहा है किसी थर्ड पार्टी, कोई पीआरवाई इधर आया और वो किसी तरह के कोई कर्जे वर्जे, तो उसके कर्जे आप मत चुकाओ, उसकी देनदारियां उसको देने दो। जैसे हमने उदाहरण लिया कि भाई आया, उससे इधर इंश्योरेंस कराया, तो पॉलिसी का पैसा आप मत दो, प्रीमियम का पैसा आप मत दो। तीसरी बात, अगर आप कोई दुकानदार वगैरह हो तो यार वो फॉरेन करेंसी में पैसे दे रहा है, ऐसे मत लो, उसको बोलो भाई कन्वर्ट करा के आ। और फिर, और चौथा ट्रांजैक्शन है आपका कि आप भारत में कोई ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिससे विदेश में आपकी कोई एसेट क्रिएट होने को लेकर, विदेश में कोई एसेट क्रिएट करने को लेकर आप भारत में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन मत करो यार, मत करो, आपको सैकड़ों दफा मना कर दिया। तो ऐसे करके ये पर्टिकुलर आपको ऊपर ये जो मैंने एग्जांपल ली, एग्जांपल आपको देके रखे, हवाला ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। दिस सेक्शन imposes blanket restriction on specified transaction, दिस, अरे यार छोड़ो। अब आता है सेक्शन 3, हो गया। सेक्शन 4 नहीं है क्या इसमें? सेक्शन 3 इज ओवर। सेक्शन 4, सेक्शन 4 एक छोटी सी बात बोलता है। सेक्शन 4 क्या? सेक्शन 3 इज ओके, अंगूठा दे दो। 4 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है यार, गो थ्रू करेंगे, खत्म हो जाएगा। कुल 6 या 7 सेक्शंस हैं और 3 सेक्शन हमारे हो गए, चौथा होने वाला है। अंगूठा दे दो, सेक्शन 3 इज ओके। आप नोट्स में से गो थ्रू कर सकते हो, आई गेस। मेरी आवाज जा रही है ना अब तक? अंगूठा दे दो, ओके। सेक्शन कुछ की कोई नहीं, ध्यान से सुनो। यहां पे सेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि कोई भी बंदा, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि कोई भी पी आ रहा है, एनी, आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं, एनी पी आर आई शैल नॉट, any PRI shall not acquire, hold, own, possess or transfer any forex, security or any immovable property outside India. ये क्लास फुटबॉल, ये क्लास कहाँ है? यूट्यूब पे भाई। एनी पीआरआई शैल नॉट, कोई भी पीआरआई एक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, पसेस नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह भारत के बाहर नहीं ले दे सकता है। बात समझ में आ रही है? NAPRI shall not acquire hold, लेकिन अभी तो अपन ने बात किया यार ये सब कर सकते हैं। अरे यार देखो, लॉ, ये तो जनरल रूल कह दिया, फिर लॉ बोलेगा कि सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, अलाउ करो। आरबीआई का अप्रूवल ले लिया, अलाउ करो। सीजी का अप्रूवल ले लिया, अलाउ करो। कुछ केसेस में प्रोहिबिट होने दो। तो सेक्शन 4 एवं बकवास है
किसी तरह का नहीं, बट उन्होंने दे रखा है रास्ते में तो नहीं तो देखो मैं छोड़ूंगा तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। ऑफलाइन नहीं है क्या, है ना ऑफलाइन। ऑफलाइन फेस टू फेस अभी पुणे में चालू है ये, लाइव ऑन यूट्यूब है। क्योंकि अब आप पुणे अगर नहीं आ सकते हो तो उसके लिए फिर ये उधर है। अधिक जानकारी के लिए फोन कर सकते हो आप। अधिक जानकारी के लिए फोन करें, ये रहा हमारा फोन नंबर। इसका एक फोटो खींच ले और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप कॉल करेंगे और हम आपको आंसर करेंगे। वाओ, चलो। तो सेक्शन 4 देखो, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन एक्ट, यानी कि एक्ट ने जैसा कहा है वैसा कर सकते हो, यानी कि ट्रांजैक्शन मना नहीं है। शुरू कहां से हुआ है देखो, ये एक्सेप्ट, कितने शाने हैं ये लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यहां पे क्या बोला है इसने, अरे यार, एक्ट में प्रोवाइड किया है जैसा वैसा कर लो। एक्ट ने प्रोवाइड किया है जैसा वैसा कर लो। अदरवाइज, वैसे तो देखो, वैसे तो कोई भी पीआरआ है भाई होल्ड नहीं कर सकता, पसेस नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डीलिंग ट्रांसफर नहीं कर सकता, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी देश के बाहर जो स्थित है। लेकिन एक्ट अगर कहता है कर लो ऐसे तो कर लो वैसे। अगर एक्ट कहता है कर लो आरबीआई का परमिशन से तो कर लो आरबीआई का परमिशन से। एक्ट अगर कहता है कर लो सीजी का अप्रूवल से तो कर लो सीजी का अप्रूवल से। तो सेक्शन 4 के अंदर ज्यादा नोटंकी है नहीं। कोई नोटिफिकेशन वगैरह अगर आते रहते हैं, कंप्लायंस रूल, मतलब कंप्लायंसेस आप कर लो, ट्रांजैक्शन आप जो मर्जी करो, आपको अलाउड है। लेकिन इन जनरल आप ये सब नहीं कर सकते। सेक्शन 4 इज ओवर, खत्म। जैसे इसमें है एग्जाम्पल नंबर 2 एक देके रखा है कि इफ एन इंडियन रेसिडेंट, भाई अगर आपको 10,000 रुपए मिले हैं यूएस डॉलर में तो आप होल्ड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, ऑथोराइज पर्सन को ये दे देना है और फिर आप ऑथोराइज पर्सन से एक्सचेंज करवा लो। अगर आपके पास रखा हुआ मिल गया है 10,000 यूएस डॉलर तो फिर डंडे बढ़ेंगे जोर से। डंडे का मतलब क्या है, पनिशमेंट प्रोविजंस आपके सामने आ जाएंगे। सेक्शन 4 क्या है, डरा रहा है सीधा सीधा कि भैया जो भी डीलिंग हो या तो फेमा का नियम का पालन करो, और दूसरी बात आप होल्ड करके रख रहे हो ना, जब आगे पढ़ेंगे तो शायद कहीं अपन पढ़ेंगे कि 2,000 यूएस डॉलर तक आप रख सकते हैं, कॉइन हो सिक्के हो, मतलब वो लिमिट देखेंगे 2,000 यूएस डॉलर की कितना है, तो फिर उस लिमिट तक रख सकते हो। मतलब सरकार ने छूट दी होगी कुछ तो। अपन देखते हैं ना, किसी दोस्त के पास निकला यूएस डॉलर और खुलेआम लेके घूम रहा है तो उसको मजा आ रहा है, हाँ तो आप मजे ले सकते हो। थोड़े बहुत सरकार ने बोला है आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते। एक लिमिट से ज्यादा हुआ तो ऑथोराइज पर्सन के पास लेकर जाओ। कौन सी सेक्शन में बोला है, सेक्शन 4 कह रहा है कि आप नहीं रख सकते। तो क्या करना होगा, ऑथोराइज पर्सन से एक्सचेंज कराएंगे और आ जाएंगे। तो यहां पे बोला है इफ एन इंडियन रेसिडेंट रिसीव अ बैंक बैलेंस ऑफ यूएस डॉलर 10,000 फ्रॉम हिज अंकल इन लंदन। लंदन में अंकल थे, अंकल मर गए, उनके खाते में क्या था, 10,000 यूएस डॉलर बचा था, तो अब वो मरे तो आपके 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 हक में वो पैसा आ गया। अब वो पैसा आ गया तो लॉ ने क्या बोला, सेक्शन 4 में आप होल्ड तो कर ही नहीं सकते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज होल्ड तो कर ही नहीं सकते हो, आपके हक में आ गया। एक काम करो कि नहीं ये मेरे हैं, सरकार आपका कोई हक नहीं। अरे हमारा हक नहीं है पगले, ये यूएस डॉलर है इसलिए तू नहीं रख सकता। इसके इक्विवेलेंट तुझे क्या देंगे हम, इंडियन रुपी देंगे। बाजार में बेचने जाएगा तो 80 रुपए का एक है, तो 80 इंटू 10,000 यानी कि तेरे अंकल तेरे को 8 लाख रुपए देगा यार। ये तो मजा आ गया यार तेरे को तो। ये ले 8 लाख रुपए तू पकड़ और ये 10,000 डॉलर हमको दे दे। आप बाजार में रेट पता करने गए, आपने बोला हाँ यार सरकार तो सही बोल रही है, बाजार में भी यही रेट है, चलो 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 ठीक है, चलो चलो लो कर काम करो बराबर। तो फिर ये ऐसे करके अपना वो कर लेंगे, यानी कि होल्ड नहीं कर सकते। सेक्शन 4 इज ओवर, अंगूठा दे दें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे अपन धीरे धीरे डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। कुछ एक मैंने एग्जांपल लिए थे, जो एग्जांपल आपको नोट्स में भी दे दिए हैं, और इसके बाद आपके नोट तेरी, अच्छा हाँ यार आज के नोट्स तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब आपको लिखने वाला सीन आ गया।
कुछ सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 5 में सेक्शन 5 के अंदर आपको फिफ्टीन लिख दिया मैंने, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। रूल्स, उन रूल्स में कुछ शेड्यूल्स बताए गए। नाम क्या, अच्छा नाम क्या था इनका, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000। उसके अंदर कुछ शेड्यूल्स दी, ध्यान से सुनो। केंद्र सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट, आप साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो। यार आज के नोट्स में चढ़ाना भूल गया हूं, तो मैं जाके शाम तक आपको ये देता हूँ। अभी आज आज फिर अपन एक काम करते हैं, ज़्यादा लिखते नहीं है क्योंकि कागज़ होते हैं तो ज़्यादा आपको इजी रहता है, बट फिर भी जितना हो सकता है उतना तो लिखते हैं और पढ़ते हैं आज का सेशन, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। सरकार ने बोला, देखो जैसे मैंने आपसे बोला था ना कल कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ वैसे ट्रांजैक्शन, रुको मैं कल वाला दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, फिर आपको मैं वापस यहाँ लेकर आता हूँ। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये मैंने आपसे कल बोला था कि यार फेमा के अंदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ शेड्यूल सरकार ने दिए। वो शेड्यूल सरकार ने कहां पर दिए, रूल्स के अंदर दिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ब्रैकेट्स में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, उसके अंदर आपको कुछ शेड्यूल्स दे रखे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। तो ऐसे शेड्यूल में मतलब वो शेड्यूल्स के अंदर लिस्ट दे रखी हैं। तो एक शेड्यूल ऐसी है जिसमें प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है 8-10, एक शेड्यूल ऐसी है जो आरबीआई के अप्रूवल वाले हैं, एक शेड्यूल ऐसी है जो सीजी के अप्रूवल वाले हैं, एक शेड्यूल ऐसी है जिसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, बाकी या यूं कहें बाकी सारे ट्रांजैक्शन फ्री ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो उसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। तो इसके लिए हम जो है आपको एक यहाँ पे लेते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 साथ साथ लिख लेना आप चाहेंगे तो। शेड्यूल 1, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस। हमारी सरकार ने बोला ये कर ही नहीं सकते। शेड्यूल 1 में जो भी लिस्ट अपन देखेंगे ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके लिए सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया, यानी कि ये हमें क्या करना है, हमें याद करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन है, बस रट्टा मारना है कि 8 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। पहला, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। पेन तंग कर रहा है, चलो मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, फिर नोट्स में देखता हूँ अगर अभी मेल पे लाके इधर दिखा सकता हूँ आपको, तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ पहले में लिख दो लॉटरी विनिंग्स, दूसरे में लिखो रेसिंग एंड राइडिंग,
रेसिंग एंड राइडिंग या अदर हॉबी? तीसरा लिखो, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स कॉमा बैंड मैगजीन्स। बैंड मैगजीन्स कॉमा फुटबॉल पूल्स, कॉमा स्वीपस्टेक्स। चौथा ट्रांजैक्शन, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। साथ साथ लिख लेना बॉस, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। जेवी लिख रहा हूं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर या होली ऑन्ड सब्सिडरी, या होली ऑन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट में टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ऑन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, सरकार ने बोला ऐसा मत करो, ऐसा काम मत करो। नेक्स्ट लिख लो, डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। डिविडेंड बैलेंसिंग लिख लो सिर्फ, डिविडेंड बैलेंसिंग, डिविडेंड बैलेंसिंग। नंबर 6 लिखो, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अगेन, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट commission 10% of invoice value of export of tea and tobacco। टी एंड टोबैको, चाय और तंबाकू, इस पे 10% कमीशन के लिए ओके बोल दिया है, लेकिन इन जनरल मना कर दिया। 7 पॉइंट, कॉल बैक सर्विसेज, कॉल बैक सर्विसेज। call back services. And 8 point is interest income on funds। इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आई है? नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम। अकाउंट से।
यहाँ ट्रांजैक्शन है, यहाँ ट्रांजैक्शन आपको क्या करना है, याद करने, आप लिख लो। फेमस स्टार्ट हो गया अब। ऐसे 3 शेड्यूल्स हैं, ऐसे 3 शेड्यूल्स आपको तैयार करनी है, लिखो पहले, फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बाकी लोग भी लिख लो। अगर एक बंदे ने डन कर दिया है तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सब लोग कर सकते थे, अभी सिर्फ एक ने किया है, तो बाकी लोग भी करो। कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। टा 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 टा। डन, बाकी लोग बताएं। अच्छा, अच्छा बहुत सारे का डन हो गया, ओके 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 ओके। बस बस बस, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं, एक सेकंड। मैं इसको भेज रहा था उधर, मेरे इस पे टैब के ऊपर। वो क्या है, होच पोच हो गया, आज गलती हो गई, कर देना चाहिए था पहले ही, पर अब ठीक है, क्या ही कर सकता है। चलिए। ध्यान से सुनना बॉस, ध्यान से सुनना। ये 8 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो रूल्स की शेड्यूल 1 में, रूल्स क्या है, रूल्स का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। इसमें शेड्यूल्स दे के रखी है। शेड्यूल 1 कहता है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। शेड्यूल 1 क्या कह रहा है कि भाई साहब आपने भारत में लॉटरी जीती, अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया आपके पास, इस पैसे को आप भारत नहीं ले जा, भारत के बाहर नहीं ले जा सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, भाई आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है तो इस पैसे को आप भारत के बाहर नहीं ले जा सकते, पहला। दूसरा, रेसिंग एंड राइडिंग। आप क्या है कि घुड़दौड़ में या तो आप पैसा लगाते हैं, सट्टा वट्टा स्पेकुलेट, भाई आप किसी भी हॉबी में के चलते आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर तरह का अचानक से बहुत सारा पैसा कमा लिया है भारत में, तो इस पैसे को आप भारत के बाहर नहीं लेकर जा सकते, भारत में ही खर्चा करो। यस। नंबर 3, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन, भारत के बाहर विदेश में। आपने एक न्यूज, आपने क्या किया, एक न्यूज सुनी कि यार विदेश में एक मिस्टर एल्बर्ट है, उसने बोला, ऑस्ट्रेलिया सिडनी का है, उसने बोला वाओ मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, मैं लॉटरी जीत गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने फिर एक टिकट खरीदा, मैं फिर जीता, मुझे फिर विश्वास नहीं हुआ, मैंने फिर 4 टिकट खरीदे, मैं चारों जीत गया, मुझे चारों बार विश्वास नहीं हुआ, मुझे विश्वास से, विश्वास पर से विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि मुझे, मैं लॉटरी टिकट खरीदता हूं हमारे सिडनी में, मेरे को तो लॉटरी लग जाती है। आपका दिल मचलने लगा, आपका दिल मचलने लगा, तो आपका भी मन किया कि यार मैं भी वहां जाके लॉटरी टिकट खरीदूंगा, हमारी सरकार ने मना कर दिया, फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, मना कर दो। तो बाहर आ जाकर आप लॉटरी टिकट, मतलब आप यहाँ से विदेशी मुद्रा लोगे, विदेशी मुद्रा खरीदोगे, यानी कि देश के करोगे संसाधन तुम कम, और वहां जाके सट्टे खेल रहे हो, लॉटरी टिकटें खरीद रहे हो, ठीक है। तो बाहर जाके कोई स्पेकुलेशन गेम ऐसा कुछ करने को मना ही कर दिया है, तो फिर अब मना ही कर दिया तो दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, अब जैसे इतनी लॉटरी तो सपने में ही खुल सकती है, लेकिन खुल गई उसकी, यार मान लो 5 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई, कौन बनेगा करोड़पति में, 2 करोड़ रुपए जीत गया, 2 करोड़ रुपए कन्वर्ट करा के मैं देश के बाहर जाना चाह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, यही खर्च करो। भाई जैसे फालतू का पैसा आ गया बहुत सारा, तो मैं सबसे पहले क्या करना चाह रहा हूँ कि डॉलर खरीद लेता हूँ। नहीं कर सकता ना यार ऐसा काम, क्या क्यों चाहिए तुझे डॉलर, मैं विदेश जा रहा हूँ, नहीं आ तुझे बताते हैं, नहीं, ये पैसे को आप बाहर नहीं ले जा सकते। ठीक है। लॉटरी टिकट, बाहर की लॉटरी टिकट के लिए भी मना कर दिया,
सपने में ही खुल सकती है, अरे सपने में खुलती है और लॉटरी। ठीक है, आगे बोलते हैं कि बैंड मैगजीन, पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, लॉटरी टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा, बैंड मैगजीन, ऐसी मैगजीन है, गंदी गंदी मैगजीन है, हमारे देश के क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति को खराब करती है। अगर ऐसा लगता है कि यार ये बच्चे लोग देखेंगे, बच्चे लोग को अ, मजा भी नहीं आएगा और वो इनका चरित्र भी खराब होगा, और ऐसी कोई मैगजीन्स है जो उकसाती हैं किसी भी तरह से, तो फिर इस तरह की मैगजीन पर आपको खर्च करने की मनाही कर दी गई है। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा कट्टरवाद या फिर कोई सेक्सुअल आपको चीजें, आपको वो मतलब आपको ऐसी कुछ भी मैगजीन है जो सरकार ने बैन कर रखी है, सीधी सी बात, उसके लिए मना कर दिया। फुटबॉल पूल्स या स्वीप स्टेक्स, फुटबॉल पूल जैसे अपना ड्रीम इलेवन होता है ना यहाँ पे, वैसे ही जैसे यहाँ पे क्रिकेट ज्यादा मशहूर है, ऐसे जो बाहर की कंट्रीज है वहां पे फुटबॉल, सॉकर, ये चीजें ज्यादा मशहूर है। तो जैसे यहाँ पे सट्टे चलते हैं ड्रीम इलेवन में, तो वहां के सट्टों में आप पैसे लगाने के लिए सरकार ने मना कर दिया कि यार ये आप काम मत करो, ऐसा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करने की मनाही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। स्वीप स्टेक्स ऐसा नहीं होता, रमी सर्कल खेलते तो स्पिन कर रहा है और अचानक से रुकेगा और आपको मजा आने वाला है, तो भाई ऐसा मजा विदेशों में मत लो, यहीं ले लो। यहाँ पे घुमा रहे हैं ना, यहाँ स्पिन करा रहे हैं, यहीं कर लो। अब बाहर ये फालतू चीजों के लिए, यार फालतू चीजों के लिए पैसा सरकार को क्या पड़ी, अरे हमारा पैसा ले रहे हैं लेकिन हम इंडियन करेंसी नहीं दे रहे, हम फॉरेन करेंसी दे रहे हैं। इसके लिए सरकार का पेट दुख रहा है, इसके लिए सरकार का पेट दुख रहा है, बात समझ में आ रही है। भाई हमने कौन बनेगा करोड़पति में 2 करोड़ रुपए एक साथ कमा लिया, मजा ही आ गया यार। अब हम इस पैसे को बाहर लेके जाना चाहते हैं, बाहर इंडियन रुपी का चलेंगे क्या, नहीं, इसका मतलब अपन क्या करना चाह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए को पहले तो अपन बदल लेंगे किसमें, यूएस डॉलर में। तो 2 करोड़ रुपए, 100 रुपए की रेट भी पकड़ो तो भी यार 2 लाख यूएस डॉलर एकदम से लेके जा रहे हैं सरकार के खजाने, एकदम से झटका लगने वाला सरकार को। तो ऐसे झटके झटक झटक के झटक झटक के सरकार आपको झटक देगी एक दिन, कब तक सहेगी। ठीक है, तो ये पहले 3 ट्रांजैक्शन ओके हैं क्या, अपन 8 ट्रांजैक्शन है जिसमें से पहले 3 को समझ ले, उसके बाद चौथे पे आते हैं। इंडिया में क्रिकेट फेमस है, यस, कसीनो है ना, कसीनो ओ हसीनो, देखो कसीनो, गोवा में भी है, यहीं घुमा लो तुम्हारे कंचे, वहां जाके घुमाने तुमने कंचे, आओ तुम्हें बताते हैं तुम्हारे कसीनो की। ओके है, अंगूठा खड़ा करो, 1 2 3, नंबर 4 पे आएंगे फिर। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 4, अब 4 से 6 देख लेते हैं, फिर 7 8 छोड़ दे कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 कह रहा है कि कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड, अभी देखो ध्यान से सुनना, एक है मिस्टर बाली और एक है मिस्टर खाली, एक है मिस्टर बाली और एक है मिस्टर खाली, एकदम ध्यान से सुनना। मिस्टर बाली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मिस्टर खाली भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट बाली से भी खुश है और खाली से भी खुश है। बाली से भी खुश है और खाली से भी खुश है, क्यों खुश है कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करोगे, आप यूएस डॉलर लेकर आओगे, सरकार की आंखों में डॉलर चमक रहा है। तो मिस्टर बाली ने बोला कि सर मैं जो माल एक्सपोर्ट कर रहा हूं ना, अब वहां दूसरे देश में कस्टमर मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो मैंने क्या किया, वहां के एक एजेंट से बात की है, वहां के एक एजेंट से बात की है, उससे मेरे को बोला है कि मेरा माल बिकवाने का 10% कमीशन लेगा, तो सर 10% उसी के पास मुझे पैसा कटवा के यहाँ अलग से 10%, मतलब $100, $1 लाख का माल बेचेगा तो $10,000 वो ले लेगा। सरकार कह रही कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, 90,000 तो लेके आएगा वापस। इन्हें बोला हाँ, कि एजेंट 10% कमीशन ले रहा है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बाकी क्या होगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग पैसा होगा, 90,000 तो लेके आएगा वापस। इन्हें बोला हाँ, कि एजेंट 10% कमीशन ले रहा है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बाकी क्या होगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग पैसा होगा, 90,000 तो लेके आएगा वापस। बाकी क्या होगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग पैसा होगा,
वो का क्या होगा, रिपाट्रिएट टू इंडिया आ जाएगा। रिपाट्रिएट टू इंडिया मतलब सरकार की आंखों में क्या चमकेगा, डॉलर। तो सरकार बोलेगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार एक्सपोर्ट को परमिट करती है, सरकार को पता है कि बाहर माल बेचने जाएंगे तो डायरेक्ट कैसे बिकेगा, कोई तो मीडिएटर होगा। तो एक मीडिएटर है, उसने बोला मैं 10% कमीशन लूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यार, किसमें, यूएस इंडियन में ले ले, कि नहीं नहीं मैं यूएस डॉलर में लूंगा। सरकार ने बोला दे दो दे दो, ये अगर आपका आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, माल आपका बिकवा देगा सारा का सारा, तो बहुत सारे पैसे आएंगे। जब बहुत सारे पैसे आएंगे तो आप हमारे पास ले आना, हम आपको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके दे देंगे, आप बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नहीं सर हमने तो प्रोहिबिटेड में देखा। प्रोहिबिटेड में क्या है देखो जरा, मिस्टर खाली ने माल एक्सपोर्ट किया, एजेंट है बीच में, एजेंट ने लिया 10%, और उसके बदले में इसे क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स। मतलब डॉलर में कमीशन दे रहे हो तुम, कमीशन क्या दे रहे हो डॉलर में, और वापसी में पैसा भी नहीं आ रहा है, तो सरकार आपको करने देगी क्या? अरे भाई आप तो खाली पैसे बाहर भेज रहे हो। आपको बात समझ में आ रही है क्या? आपको बात समझ में आ रही है क्या? भाई आपको अगर पैसे के बदले पैसे आता तो मजा आता, माल के बदले पैसे आता तो सरकार को भी मजा आता। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इनडायरेक्टली, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भाई आपने जिसको माल बेचा ना, उससे बोला कि पैसे की जगह हम तुमको अपने शेयर्स दे देते हैं और फिर हम यहां से मिलके काम करेंगे। अरे वो सब ठीक है, बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं, शेयर्स खरीद रहे हो ना आप बाहर के, अपने माल के बदले में शेयर्स मिला। इधर से सरकार ने आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भी फ्री करा। क्यों फ्री करा होगा? कि तुम डॉलर लेकर आओगे, तुम साला होशियारी दिखा रहे हो। सरकार ने बोला नॉट अलाउड, सरकार ने बोला नॉट अलाउड, सरकार ने क्या बोला, ऐसा अलाउ नहीं है। अब वापस आ जाओ यहाँ ट्रांजैक्शन पे, क्लियर है ना बॉस? ये तो मिस्टर खाली को सरकार क्या बोलेगी, तू खाली ही है बच्चू। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जेवी और होल्स होली ऑन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। बात समझ में आती है क्या? यस। तो सिर्फ ओके लिख दो, सिर्फ ओके लिख दो, आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है कि एक्सपोर्ट किया आपने, एक्सपोर्ट किया, उसमें कमीशन आप दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, क्या है भैया आपका, आपने डील उसके सामने आपको पैसे मिले क्या? नहीं पैसे ही नहीं मिल रहे यार। तो फिर सरकार ने बोला चल दफा हो जा। नेक्स्ट इज डिविडेंड बैलेंसिंग। अब इसको भी ध्यान से समझो, डिविडेंड बैलेंसिंग क्या है। नेक्स्ट इज डिविडेंड बैलेंसिंग। डिविडेंड बैलेंसिंग क्या कह रहा है यार ये कह रहा है कि कोई एक कंपनी किसी बाहर के बंदे को, बाहर की कंपनी को डिविडेंड इशू करना चाहती है, तो मना कर दिया है कि अगर अगर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, किसी कंपनी पर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, तो आप यहां से उसे डिविडेंड क्या होता है ये समझ लो बस। आपको वर्ड याद रखना है डिविडेंड बैलेंसिंग वाला। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, डिविडेंड बैलेंसिंग अगर लिखा आता है एग्जाम में, तो फिर आपको क्या बोल देना है कि ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, बस, है ना। होता क्या है, सुन लो, सुन के याद रखना है, याद रखो, भूल जाना है भूल जाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। लेकिन डिविडेंड बैलेंसिंग शब्द को याद रखना। सीधी सी बात है यार कि एक कंपनी भारत के बाहर से भारत में आती है, एक कंपनी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आई, और इंडियन कंपनी है, INDIAN कंपनी है, इसके 1000 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू थी, 1000 करोड़ रुपए में इसको एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया मतलब इसके शेयर्स खरीद लिए, इसके शेयर्स खरीद लिए। तो अब क्या होगा, इसने 1000, अच्छा इसको पता है कि यार ये कंपनी बड़ा तगड़ा एकदम 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए हर साल की इसकी इनकम है इस कंपनी की। तो इनने सोचा कि यार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो। मान लो 100% नहीं खरीद पाया, जितना मेजोरिटी खरीद पाया। अब क्या हो गया, बाहर की कंपनी अपनी कंपनी की मेंबर बन गई। अब जब हर साल हमारी कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो ह्यूज प्रॉफिट्स करेगी। और ह्यूज प्रॉफिट्स कौन लेकर जाएगा देश के बाहर? ये कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट किया है।
ये तो 2 साल 3 साल 4 साल में ही 1,000 करोड़ अपना वसूल कर लेगा और उसके बाद देश से पैसा बाहर जाता रहेगा। तो सरकार ने थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस लाते हुए एक रूल बना दिया हमारे देश में, जैसे एक कंपनी 1,000 करोड़ लेकर आ रही है तो आप ये पैसा बाय वे ऑफ डिविडेंड 7 साल से पहले बाहर नहीं ले जा सकते। इसको बोलते हैं कि डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। 7 साल से ज्यादा, 7 साल से ज्यादा मतलब 7 साल से कम समय में आप ये पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। यानी कि ये 1,000 करोड़ भाई, ये इसलिए सरकार ने वो लगाया होगा ना कि बाहर की कंपनी क्या देख रही है, बाहर के इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन मैनिपुलेशन वो क्या चीज के ऊपर लगाए हुए बैठे हैं कि यार कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो अनाप शनाप पैसा बांटती है, अनाप शनाप पैसा कमाती है। अपन को तो उसका मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर लेना है, मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर लेना है, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर डिसीजन मेकिंग को लेकर हम समझेंगे कैसे क्या कितना निकाल सकते हैं अपन लोग वहां से डिविडेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, उधर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आए, मेजॉरिटी स्टेक लिया तो कंट्रोल भी इनडायरेक्टली उनके पास हो गया डिसीजन मेकिंग पे। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो ह्यूज प्रॉफिट्स लेकर वो देश के बाहर जाएंगे। भाई उन्होंने 1,000 करोड़ लगाए, मान लो उन्होंने 4 चक्कर में ही यानी कि 4 साल के अंदर ही क्या किया, उन्होंने अपना सारा 1,000 करोड़ रुपए निकाल के ले गए और उसके बाद अब यहां से पैसा बना बना के बाहर लेकर जा रहे हैं। हमारे देश का पैसा हमारे देश में काम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर अगर तो हमारी सरकार उन पर प्रतिबंध लगा देती है और उन पर डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम एप्लीकेबल कर देती है। वो स्कीम क्या कहती है कि 7 साल तक आप जो है आपकी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा पैसा नहीं ले जा सकते, वो इकट्ठा होगा जो भी है। उस स्कीम के अंदर जो नियम कायदे कानून है उन कानूनों का पालन करना पड़ेगा इंडियन कंपनी को डिविडेंड बांटते समय। तो यहां पर ये पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम जिस पर एप्लीकेबल है वो कंपनी डिविडेंड बाहर बांट नहीं सकती है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में आता है उसके लिए। तो फिर यार जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इस ट्रांजैक्शन से। भाई उससे इन्वेस्टमेंट किया, यहां से मना कर रहे हैं, अरे यहां से मना कर रहे हैं तो डिविडेंड बैलेंसिंग की जो स्कीम है उस स्कीम के अंदर कोई तो रास्ता होगा उनके लिए, एवं तो है नहीं, वो भी बेचारे वो भी बहुत सारा पैसा लगा के बैठे हैं। ठीक है, तो वो स्कीम के तहत उसको पैसा मिल जाएगा। तो यहां पे बोला कि यहां से पेमेंट मत करो, हो सकता है कोई उनका खाता बना के रखा हो उस स्कीम के अंदर, वहां से पेमेंट होती हो, हमें क्या लेना है यार, क्योंकि जैसे ही उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर लंबा चौड़ा सेशन खुल जाएगा। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो ये ट्रांजेक्शन होता है। तो डिविडेंड बैलेंसिंग वाला जो सीन बनेगा ना, तो उस ओके कर दो, अगर क्लियर हो गया तो डिविडेंड बैलेंसिंग ओके हो गया तो यहां पर ये सेकंड स्पेशल ट्रांजैक्शन आपका हो गया डिविडेंड बैलेंसिंग, जिस पर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है उस कंपनी पर आपको डिविडेंड पे नहीं करना है, ऐसा सरकार ने बोला है। नेक्स्ट, ओके क्या ये चलिए। नेक्स्ट इज अगेन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज अगेन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, स्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, सॉरी मैंने स्पोर्ट बोल दिया शायद 2 बार, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक स्पोर्ट, एक्सपोर्ट। चलो अच्छा, ये नीचे के 3 थोड़ी देर के लिए वापस नीचे कर देते हैं, पहले 5 वापस से देख लेते हैं। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में क्या क्या बोला, पहले 3 तो बड़े आसान है। पहले 3 क्या है कि आपने लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीता, इधर ही खर्च करो, बाहर लेके मत जाओ, लॉटरी वाला पैसा। दूसरा, आप जॉकी हो, जॉकी मतलब क्या, कच्चा नहीं, जॉकी मतलब जो घुड़सवार होते हैं ना, घोड़े चलाते हैं, तो आप वो हो, रेसिंग राइडिंग का आपको बड़ा शौक है, आपने उसमें पैसा कमा लिया बहुत सारा, अच्छी बात है। और किसी हॉबी का, किसी भी हॉबी में आपने पैसा कमा लिया, बहुत अच्छी बात है यार, आप उस पैसे को बाहर मत लेके जाओ, ह्यूज विनिंग है ना, भारत में खर्च करो। दूसरा, तीसरा है कि भारत के बाहर की कोई लॉटरी टिकट्स है,
उस वो खरीदने के लिए पैसा सरकार ने मना कर दिया। बैंड मैगजीन, जब नाम से पता चल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड या बैंड मैगजीन है, तो यार बैन है तो बैन रहने दो ना, काय को खर्च कर रहे हो। फुटबॉल पूल्स या ड्रीम इलेवन वाले या स्पिनिंग विस्पिनिंग, यानी कि सट्टे वाले काम करो ही मत, ये सारे सट्टा सुट्टा वाले काम है। तो ये पहले तीन ट्रांजेक्शन ये बोल दिए। चौथा ट्रांजेक्शन बोला कि एक्सपोर्ट पर कमीशन दिया और सामने क्या है, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में अपन को इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब बदले में शेयर्स, तो भाई ऐसा काम मत करो। डिविडेंड बैलेंसिंग, ये शब्द देखते ही आप बोल देना प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। इसके बाद आता है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट यानी कि आपने एक्सपोर्ट पर कमीशन दिया, बड़ी अच्छी बात है। अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, ये एक स्कीम है, सरकार ने एक स्कीम जारी कर रखी है। ये क्या होता है कि जैसे अलग अलग सरकारें होती है ना, जैसे मान लो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, और उधर से अपना ऑस्ट्रेलिया वाला है। सिडनी गांव है ना एक ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में कौन बैठा है, चलो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, ऑसी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है। अच्छा सोचो, सबको डॉलर की जरूरत है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी डॉलर की जरूरत है और इंडियन गवर्नमेंट को भी डॉलर की जरूरत है। हर हर सरकार को पैसे की जरूरत है ताकि वो अपने आप को मजबूत बना सके। और जब जब ये लोग इंपोर्ट करते हैं तो इन्हें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। जब जब ये लोग इंपोर्ट करते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी का लेन देन करना पड़ता है। तो फॉरेन करेंसी जैसी जाती है तो तकलीफ होती है और आती है तो मजा आता है, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी लेकर आएगा, और कोई भी बंदा इंपोर्ट करेगा तो उस फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से क्या करना है, माल खरीदना है, ऑस्ट्रेलियन को भी इंडिया से माल खरीदना है, तो ये क्या करते हैं, आपस में बार्टर एग्रीमेंट कर लेते हैं। बार्टर और आता है, बार्टर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि यार मैं तुमसे माल खरीदूंगा, अरे पेन कहाँ गया, मैं तुमसे माल खरीदूंगा, तुम भी मुझसे माल खरीदोगे। हमारे देश के बच्चे लोग माल खरीदते बेचते अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर, तो फिर एक काम करेंगे, अपन हिसाब रखेंगे। कैसे, जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्स को क्या करना है, माल एक्सपोर्ट करना है, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इससे माल एक्सपोर्ट किया, बदले में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा। तो सरकार ने वहां पे खाता बना रखा है, सरकार ने बोला कि उसको आप फॉरेन करेंसी दो ही मत, मिस्टर एक्स को आप मेरे खाते में डाल दो, या आप अपना जो अकाउंट है ना, वो अकाउंट हिसाब किताब यानी कि हिसाब में रख लो कि हमने, हमारे बंदे ने 10,000 यूएस डॉलर का माल आपको एक्सपोर्ट किया है, आप ये हिसाब रख लो। ऑस्ट्रेलिया को बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला ठीक है, हमने लिख लिया हिसाब में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन बंदे ने कुछ एक्सपोर्ट किया यानी कि इंडिया में इंपोर्ट हुआ, तो इसने बोला कि, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि आप हमें पैसे मत दो, आप हिसाब रख लो। इंडिया ने बोला हाँ हम हिसाब रख लेते हैं, कितना, 8,000 यूएस डॉलर। साल के अंत में कितना बचा, साल के अंत में कितना बचा, 2,000 यूएस डॉलर हमें लेना बचा। तो हम क्या करेंगे, हम मतलब सरकार, सरकार 2,000 यूएस डॉलर इससे ले लेगी, किससे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। तो देखा जाए तो अपना आउटफ्लो भी नहीं हुआ और उनका भी आउटफ्लो इनफ्लो नहीं हुआ, एक नेट फिगर आपस में ले लेंगे। यानी कि हमारी सरकारों का दूसरे देशों की सरकारों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील होती है, कोई फॉरेन ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के अनुसार हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम चलाते हैं। उस स्कीम के अंदर हमारे देशवासी जो हैं, उस स्कीम के अंदर हमारे देशवासी जो हैं माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इजी हो जाता है उनके लिए। उसके बावजूद भी अगर वो कमीशन देने की बात करें तो नहीं, फिर नहीं। अगर भाई, अच्छा फिर क्या होगा, ये एक्सपोर्ट करेगा तो यूएस डॉलर इसको नहीं, सीधा बैंक अपने देश के खाते में आ जाएंगे वो पैसे, और देश से सीधा इसको आ जाएंगे क्या, इंडियन रुपी में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार का ये रिस्क तो खत्म हो गया कि जब इसके पास यूएस डॉलर आएगा तो ये पता नहीं कब हमारे पास लेकर आएगा, नहीं, डायरेक्ट सरकार ले लेगी। तो फिर ऐसे करके सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, तो उसी में से एक योजना है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, उसमें से एक स्कीम ये भी है,
एक्सपोर्ट रुपी स्टेट आरएससी रूट, आरएससी रूट। तो अगर आरएससी रूट के तहत आप क्या कर रहे हो, माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल करो। आप कमीशन पे नहीं, कमीशन आप पे नहीं कर सकते, आप कमीशन पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी एडजस्ट होके पैसे आखिरी में 2000 यूएस डॉलर ही मिल रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ा धन नहीं लेकर आ गए। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये स्कीम के अंदर जो डील हमारी कर रखी है ना, तो हम बहुत बड़ा धन लेकर नहीं आ गए। हमें क्या मिला है, 2000 यूएस डॉलर ही मिला है। और तुम कमीशन देने की बात कर रहे हो, तो नहीं, तुम बिल्कुल भी कमीशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर तुम चाय और तंबाकू के ऊपर धंधा कर रहे हो, तो चाहे इस स्कीम में घुस के भी आप कमीशन देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि चाय तंबाकू में हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, मैं तो ये जो हमारे आसपास के मुल्क है, ये सब चाय और तंबाकू के अंदर जो डील कर रहे हैं, हमारे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, तो वो सब भी हैं। तो हो सकता है सरकार इस पर्टिकुलर धंधे को एकदम बाप बनाने के लिए सरकार ने अलाउ कर दिया, इस पर कमीशन भी दे दो तो चलेगा। तो चाय तंबाकू के अलावा किसी और पे कमीशन अलाउ नहीं है आरएससी रूट के अंदर। अगर समझ में आ गया तो अंगूठा दे दो। तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट पे समझ में आ गया तो अंगूठा दे देना, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं अभी ऐसे ही। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट यानी कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट के ऊपर दो बातें हो गई हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर दो बातें हो गई है कि कमीशन नहीं देना है। कब नहीं देना है, अगर सामने से आपका आप किसी जॉइंट वेंचर में की सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह परचेस कर रहे हो, मतलब वापसी में पैसा नहीं आया वो आया, या फिर आपको कमीशन तब भी नहीं देना है अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंदर आपने माल को एक्सपोर्ट किया, तो सरकार ने मना कर दिया। लेकिन रुपी स्टेट क्रेडिट रूट वाले केस में, चाय और तंबाकू के केस में बोला है कि आप 10% तक कमीशन दे सकते हो, 10% तक कमीशन दे सकते हो। नेक्स्ट इज कॉल बैक सर्विसेज। ओके, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट इज कॉल बैक सर्विसेज। किधर गया, ये रहा। चौड़ा कहां से होता है, छोड़ो, यही ठीक था। कॉल बैक सर्विसेज, इसे भी नाम से याद रख लो आप अपन देखते हैं ना, टोल फ्री नंबर लिखा होता है, टोल फ्री मतलब आप मिस कॉल दो और फिर विदेश से हमारे पास कॉल आएगा। तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि कॉल वो करेंगे जितनी देर आपको सर्विसेज देंगे, पेमेंट यहां से होगा उनको। तो फिर ऐसा काम भी अलाउ, ऐसा ऐसा धंधा भी आप चालू नहीं कर सकते। ये जब हम छोटे थे ना, तब हम बहुत सुनते थे कि यार आजकल तो एक नया धंधा चला है कि आप विदेश चले जाओ, विदेश से इधर फोन करोगे, जितनी देर बात करोगे ना आपको उतनी कमाई होगी। तो ये वही चीज है, जितनी देर बात करोगे। तो टोल फ्री नंबर वाला सीन होता है, वैसा आप उससे संबंधित आप पैसे किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो कॉल बैक सर्विसेज नाम से याद रखो। एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्ट इनकम। भाई जैसे अपन विदेश में जाके रहते हैं, विदेश में जाके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अब वहां पे मान लो अपन 2 महीना 3 महीना रुकने वाले हैं, तो अब पैसा क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे। वहां के बैंक में रखा, और बैंक में रखा तो वहां के बैंक में अपन ने जैसे चलो वहां के बैंक में फिर हमें वहां पे ब्याज वगैरह मिलेगा। भाई पैसा जेब में रखने से अच्छा बैंक में रख दिया, बैंक में रखा, वहां के किसी ने बताया कि अपने खाते में मत डालो, इस स्कीम में डाल दो हमारे देश की। आपका पैसा आपके देश के हिसाब से 100 रुपए पे 103 रुपए होगा, हमारे देश के हिसाब से 100 रुपए पे 120 रुपए हो जाएगा। आप 3 महीने यहाँ रख दो, तो हम 120 की तरफ जाएंगे यार, तो हमने वहां रख दिया। ऐसे ही हमारे देश में भी होता है। हमारे देश में जैसे मान लो कि ये क्रिकेटर आए 6-6 महीने इधर रुके हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारी देश की सरकार उन्हें स्कीम देती है कि 8% देंगे, 6% देंगे, डिपॉजिट करा लो। चलो जी, तो वो परसेंटेज पे अपन ने उनको डिपॉजिट कराने को दे दिया। अब वो जब जा रहे हैं तो वो पैसा निकाल रहे हैं, तो अपन ने क्या बोला कि ये पैसा इधर ही खर्च करके जाओ, इसकी इनकम। मतलब आप पैसा यहां से कमा कमा के वहां लेकर जा रहे हो, तो यहां पे स्पष्ट मना कर दिया। क्या मना किया है कि अगर नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट के अंदर कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने यहां पर भारत में नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, इस खाते में सरकार ने एक स्पेशल रुपी स्कीम निकाल रखी है, किन के लिए, एनआर के लिए।
तो नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट के अंदर अगर पैसा जमा कराया, एक फंड क्रिएट किया है, उस फंड से कोई इंटरेस्ट इनकम होती है, तो सरकार कहती है कि इसको भारत के बाहर मत भेजो। उसने बोला मैं तो भेजूंगा, तो सरकार बोलेगी तुम भेज ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी के अभी हम तुम्हें अंदर भेज रहे हैं, फिर तुम भेज के दिखाना। साला फेमा से मुंह चलाता है, चट चट। अगर फेरा होता तो अब तक 4 थप्पड़ पड़ चुके होते, लेकिन फेमा सिर्फ समझाता है। फेरा होता तो अभी तक इसको सुधार चुके होते, लेकिन फेमा जो है ये क्या करता है, समझाता है और आपको बोलता है सर प्लीज समझ जाइए, सर सर सर। अच्छा, ले जाने ये भी नहीं देगा फेमा भी। वो मीठी छुरी होती है ना, मीठी छुरी वाले हैं ये फेमा वाले, बड़े चालाक हैं, ऐसे नहीं आने देंगे। तो ये 8वां ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये 8 ट्रांजैक्शन क्या आपको याद होने चाहिए? बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए, मैं उधर से लेकर आता हूं। कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। ये क्या यस्टरडे है ये? आप लोग ये ट्रांजैक्शन को बॉस, आप लोग एक बार ये 8 ट्रांजैक्शन को याद करने के लिए एक ब्लॉग बनाइए। पहले 3 जो ट्रांजैक्शन है आपके, पहले 3 ट्रांजैक्शन क्या है यार? लॉटरी विनिंग है, रेसिंग राइडिंग है, और तीसरा मतलब लॉटरी विनिंग यानी कि आपने लॉटरी में जीता, दूसरा रेस राइड वगैरह करके आपने जीता, कोई और आपको हॉबी है, शौक है, आपने उसमें जीता, बड़ी अच्छी बात है। और तीसरा क्या बोला इसने कि कोई लॉटरी टिकट खरीदने की बात कर रहे हो, बैंड मैगजीन खरीदने की बात कर रहे हो, सट्टे में खेलने पैसा लगाने की बात कर रहे हो, तो यार ये सब अच्छी बात नहीं है। तो ये उन्होंने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा लॉ ने कहा है। बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, तो और तीसरा ट्रांजैक्शन, अच्छा 3 ट्रांजैक्शन तो ये हो गए। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन, 2 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, एक डिविडेंड बैलेंसिंग, एक कॉल बैक सर्विसेज, ये 2 स्पेसिफिक, ये खत्म हो गए। जब ये खत्म हो गए तो इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन और आ जाते हैं। ये खत्म होने के बाद 2 एक्सपोर्ट के ऊपर ट्रांजैक्शन है कि कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नहीं देंगे। कहां पर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नहीं देंगे? इंटरनेट भी प्रॉपर नहीं चल रहा है। कहां पर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नहीं देंगे? तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नहीं दिया जाएगा अगर उसके सामने से जॉइंट वेंचर में आपका सीन बन रहा है, ठीक है, उसके सामने से जॉइंट वेंचर के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मतलब आपको उसके बदले में कैश या फंड्स नहीं आ रहे हैं तो। और दूसरा कि एक्सपोर्ट कर रहे हो कौन सी स्कीम के अंदर? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर कौन सी स्कीम भाई? रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट स्कीम के अंदर आप क्या कर रहे हो कि पैसा जो है वो आ रहा है। तो फिर सरकार ने बोला नहीं, इस स्कीम के अंदर हमारे हमने पहले से मना करके रखा है कि आप जो है कमीशन पे नहीं करोगे, एक्सपोर्ट करने पर रोक नहीं है, कमीशन के लिए मना कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ये। हाँ, लेकिन इसमें एक छूट क्या दे दी है कि अगर आप चाय या फिर तंबाकू के ऊपर धंधा कर रहे हो तो फिर यहाँ पर ये अलाउड है, ऐसे करके बोल दिया। इसके बाद बोला इन्होंने कि साहब 3 वो हो गए थे, 2 एक्स्ट्रा 5 और 2 ये 7 और एक 8। अरे वाह! अगर नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम के अंदर अगर कोई फंड्स पड़े हैं नॉन रेसिडेंट के, उस पे इंटरेस्ट इनकम होती है। इंटरेस्ट इनकम होने के बाद उसको भारत पहुंचाया जाता है, भारत के बाहर पहुंचाया जाता है। तो फिर ऐसा आप नहीं पहुंचा सकते हो, सीधा सीधा मना कर दिया। हो जा भाई डाउनलोड, ऐसे क्यों कर रहा है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अरे यार ये तो तैयार हो गई? कितने लोग बोल रहे हैं कि तैयार होने में समय लगेगा? और कितने लोग बोल रहे हैं कि तैयार हो गई? कितने लोग बोल रहे हैं कि तैयार होने में समय लगेगा?
और कितने लोगों को तैयार हो गई। भाई पहले 3 ट्रांजैक्शन में, पहले 2 तो भारत में लॉटरी, भारत में रेसिंग राइडिंग ये वो सब किया, पैसे लेके बाहर मत जाओ। फिर कह रहे भारत के बाहर की लॉटरी टिकटें मत खरीदो भाई। फिर क्या बोल रहे हैं कि भारत के बाहर की टिकटें मत खरीदो, लॉटरी की टिकटें। हो गई, अरे वाह, वेरी गुड। एक को स्नेहा, हो गया, लर्न हो गया, लर्न हो गया, वेरी गुड, हो गया सर, हो गया। भाई आपको ये 8 ट्रांजैक्शन को टुकड़ों में करना है। पहले 3 टुकड़े हो गए, उसके बाद एक्सपोर्ट के 2 हो गए, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। तो वो कमीशन में अपन को उसके सामने देखना है कि यार क्या कह क्या रहा है ये, उसके सामने अपन को देखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो चीज देख लेंगे अपन, ठीक है। कहाँ गया यार, ऐसे बुद्धू बना गया साला। हो गई, हो गई लर्न। क्या हो गया सर, तैयार हो गए सर, अरे बहुत बढ़िया नीति, शाबाश, तैयार हो गया, गुड। चलो, अब इसमें तो यार दिक्कत जा रही है, लेकिन अपन अपन क्या करने ये देखो 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 देखो, आया कुछ तो आया, कुछ तो आया। चलना, अब तू क्यों रुक गया। अब भाई इधर सिर्फ आना थोड़ी था, आके चलना भी तो था, ऊपर ही नहीं हो रहा है स्क्रॉल। कुछ यार ये ना इसमें हैंग वैंग होने लग गया है सिस्टम के अंदर। क्या पता वायरस वायरस आ गया, कुछ हो गया। चलिए, तो ये अब यार ये खुल नहीं रही है, तो मैं इसको क्या करूं, हैंग हो जा रहा है बार बार। इसको पूरा बंद करके ना नया खोलते, वही खुल जा रहा है ना, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा। अच्छा खासा लिखने से भी गए अपन। एक मिनट चेक करते हैं ना। ओके, चलिए, देखना बॉस, मैं आपको क्या है वो शेड्यूल यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बारी। ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, ये मैं आपको ट्रांसफर करने वाला हूँ, इसको मैंने रेडी कर लिया है, ये कोई और फाइल आ गई है वापस है, लेकिन मैं आपको ये रेडी कर लिया है, ये शेड्यूल मैं आपको भेजने वाला हूँ। हम एक बार बस इसके लिए मैं इसके पीछे पड़ा था कि आप एक बार यहाँ से भी देख लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा एक संतुष्टि वाला पॉइंट मिल जाता है कि हाँ हुआ कुछ तो। चलिए देखिए, ट्रांजैक्शन फॉर विच ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड, इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, लॉ ने मना कर दिया है। पहला, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग एटीसी और एनी अदर हॉबी, ये हमारा दूसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, रेमिटेंस आउट ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, आउट ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, लॉटरी टिकट को परचेज करने के लिए, बैंड मैगजीन के लिए, बैंड और प्रिस्क्राइब, कुछ मैगजीन प्रिस्क्राइब या रिस्ट्रिक्टेड कर रखी हैं उसके लिए, स्विफ्ट मतलब फालतू चीजों के लिए पैसा अलाउ नहीं है। पेमेंट ऑन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर,
बदले में इन्वेस्टमेंट में क्या, आप बदले में आपको क्या मिल रहा है आपके सामने है, या होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रोड, तो भाई आप दिमाग मत लगाओ, आपको मना कर दिया। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पहुंचा रहे हो आप किसको, बाय एनी कंपनी, कोई भी कंपनी बाहर, देश के बाहर डिविडेंड पहुंचाने से मना किया है सरकार ने कि आप मत पहुंचाओ। किस पर मत पहुंचाओ, टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, जिसके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग का जो भी स्कीम है वो एप्लीकेबल है, तो फिर आप क्या करो, उसको डिविडेंड भेजने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड बाय एनी कंपनी नहीं, टू विच the requirement of dividend balancing is applicable. Next is payment of commission on export, payment of commission on exports under rupee state credit route, ये अगेन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका, देखना ये कमीशन ऑन एक्सपोर्ट का एक पॉइंट यहां आ गया, और कमीशन ऑन एक्सपोर्ट का एक पॉइंट आपका यहां आ गया। तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट के आपके पास आपके हो गए 2 पॉइंट, पहले 3 पॉइंट आप कभी नहीं भूल सकते क्योंकि आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं वो सब, और 2 आपको स्पेसिफिक याद रखने हैं, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, एक तो कॉल बैक सर्विसेज हो गया, और एक आपका डिविडेंड बैलेंसिंग हो गया, डिविडेंड बैलेंसिंग हो गया, ये 2 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, 2 कमीशन ऑन स्पोर्ट, 2 तो 4, और 3 आपके इंटरेस्ट के, और आखिरी बचा है कि कोई गरीब आदमी कौन, ये गरीब अंग्रेज, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे पैसे जोड़ रहा है वो एक इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर भारत में, उसका फंड बना है, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो सरकार कह रही है इधर ही खर्च करके जाओ, इस पैसे को बाहर नहीं ले जा सकते, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग के पास इतना सारा पैसे की जरूरत होता है अपने देश को, कि अपन क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि लोगो लोगो, हे लोगो लोगो, हमको पैसे दे दो, हम आपको 8% 10% इंटरेस्ट देंगे, और वो पैसे को फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे, और उसके ऊपर क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के पास अपना पैसा कम है, इसलिए क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और लगाते हैं, उसके बदले में ब्याज देते हैं। कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो अगर उनके पास पैसे की कमी नहीं है तो लोगों से पैसे यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो बाहर के अंग्रेज इधर आए और उसने देखा कि यार अरे हमारी कंट्री में तो सरकार पैसे ही ब्याज ही नहीं देती है, इंडियन में तो बढ़िया है यार, यहां पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस खाते के अंदर पैसे जमा करा देते हैं, पैसे जमा करा देते हैं तो उनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, उनकी आंखों में मजा आ जाता है, डॉलर चमकता है, डॉलर वो जैसे ही देश के बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, सरकार कहेगी ना इधर ही खर्च करो, आपने कमाया इधर, मजा इधर लो, तो फिर वो क्या करते, गोवा में जाकर डिंचिक 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 वो उधर करके मस्ती वस्ती मार के खा पी के बढ़िया पैसा खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे हमें नहीं होता कि कोई हमसे भी ज्यादा गरीब कंट्री है, तो फिर हम वहां गए, उनको बहुत पैसों की जरूरत है, तो उससे बोला हम 10 की जगह 12, आपके देश में 10% मिलता है ना डिपॉजिट पे, हम आपको 15% देंगे यार, हमें पैसे दे दो, इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम है, और सरकार है तो विश्वास रहेगा, हमको लगा वाह यार 15% अपन ने कर दिया। अब उस देश के नियम के हिसाब से अपन वहां से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते उस पैसे को, वो उस देश का नियम होगा, लेकिन बात समझ में आ रही है क्या, कि ये पर्टिकुलर 8 ट्रांजेक्शन है शेड्यूल 1 के अंदर दिए गए हैं, और शेड्यूल 1 में तैयार हो गई, बाकी लोग को चैट डिसकनेक्टेड, प्लीज वेट वाइल वी ट्राई टू रिकनेक्ट, सक्सेसफुली कनेक्टेड, ओके ओके, क्लियर है। एक अंगूठा दे दें तो मैं मान लूं कि शेड्यूल 1 प्रिपेयर हो गया है आपका, फिर मैं आपको बताता हूं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको 6 मार्क्स का, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन, क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो जवाब है, मैं ना बोल दूंगा तो आप तैयार नहीं करोगे, आएगा आएगा एक क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन दोनों से आएगा, ठीक है। अब उसमें क्या बोलते हैं, आपको 3 ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे, ए बी सी, तो वो ट्रांजेक्शन में 3 ट्रांजेक्शन 2-2 नंबर का एक होगा,
आपको ही बताएंगे नहीं वो लोग कि 2 मार्क्स ईच है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो आंसर शीट चेक होने आती है ना तो उसको बाइफरकेट कर देते हैं स्टेप मार्किंग में। तो आपको एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में आपको 3 ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे और ये 3 ट्रांजैक्शन में आपको बताना होगा कि बताओ क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते। तो उसमें से कोई एक ट्रांजैक्शन वो ऐसा दे देगा जो प्रोहिबिटेड होगा। आपसे पूछेंगे कि फेमा एक्ट के हिसाब से फेमा के हिसाब से आपको बताना है क्या ये ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। अगर किए जा सकते हैं तो किसकी अप्रूवल चाहिए आप बताइए। अगर किए जा सकते हैं तो लिमिट्स भी बताइए। यानी कि आगे अपन कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे जिसमें कि 10,000 रुपए तक कर सकते हो उसके ऊपर नहीं कर सकते। बराबर है। तो ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से कोई वो जो 3 ट्रांजैक्शन होंगे ना वो 3 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड वो लिख देगा कि 2,80,000 US डॉलर का एक्सपोर्ट किया 10% कमीशन दिया अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट स्कीम। तो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हमने देखा कि 2,80,000 US डॉलर का माल एक्सपोर्ट कर रहा है और 10% कमीशन तो दे ही नहीं सकते यार, ये तो हमने पढ़ा था ये RSC रूट के स्कीम के अंदर। तो जैसे ही पॉइंट नंबर बी में अपन लिखेंगे भाई अपन बोलेंगे भाई साहब बी इज अ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन एज पर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 ड पॉइंट नंबर बी इज प्रोहिबिटेड। बात समझ में आ रही है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर ये क्लियर हो गया ना आपको कि क्वेश्चन कैसा आएगा तो आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल नहीं है, सिर्फ रट्टा है। अब कितने लोग को समझ में आया जो मैंने एक एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया है आपको। अरे अरे भाग क्यों जा रहा है भाई, पाप लगेगा, बच्चे लोग देख रहे हैं। वाकई यार इंसान ही नहीं है तू। लैप रहेगा तो टैब का टैब ही, बंदा बन जा। बच्चे देख रहे तुझे, भाग रहा है बार बार, थोड़ा रुक नहीं सकता थोड़ी देर। तुम फटाफट देख के बताओ यार इसको जल्दी है ज्यादा। आपको बोलना है यस। अंगूठे क्योंकि लगातार आ रहे हैं तो समझ नहीं आएगा। यस बोलना है आपको, आंसर करना है यस। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आएंगे आपको 2-3 तरह के ट्रांजैक्शन, 2-3 तरह के ट्रांजैक्शंस में से आपको बताना पड़ेगा कि साहब ये वाला ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए एज पर शेड्यूल 2, एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 4, एज पर शेड्यूल कौन सा वाला ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। बात समझ में आ रही है। यस चलो तो नेक्स्ट शेड्यूल देखो। अगली शेड्यूल क्या कह रही है, ट्रांजैक्शंस विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ओहो, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रायर अप्रूवल की बातें हो रही हैं। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन पहले तो मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते लेकिन सरकार से पूछ के कर सकते हो। नंबर 1 इज कल्चरल टूर्स। HRD एक काम करो ना, सुनो, ये शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 और इसके बाद ये तमाम दुनियादारी की बात है क्योंकि अगली क्लास शायद 6:15 स्टार्ट होने वाली है। 6 बज गया है। अपन एक काम करते हैं, ये तीनों शेड्यूल्स में आपको पहले रेडी करके शाम को आज रात को भेज देता हूं, है ना। अगर नहीं तो सुबह भेज दूंगा, है ना। कल अपन ये तीनों शेड्यूल्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे
तीनों शेड्यूल खत्म, थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे डिस्कशन किया, चैप्टर खत्म। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आपको, अच्छा अब देखो जरा, देखना जरा, अब थोड़ी देर के लिए फेमा के ऊपर थोड़ी सी दूसरी बात कर ले अदर देन दिस। कहाँ गया, यहां बात कर रहे थे ना एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर ही ले लेते हैं। देखो एग्जाम में आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में आपको फेमा में 3 तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि नहीं आएगा कि बताओ बच्चों बताओ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बताओ, बताओ बच्चों बताओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बताओ, पर्सनल रेसिडेंट इंडिया की बताओ, आउटसाइड इंडिया की बताओ, फॉरेन सिक्योरिटी की बताओ। अगर पूछ लेता है तो आपके लिए लॉटरी है, मेरे ख्याल से आप तैयार कर चुके हैं, लेकिन नहीं होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो वो होगा ऑब्जेक्टिव से, ए बी सी डी में से आपको जवाब देना होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा केस स्टडी। केस स्टडी डेफिनेशन के अलावा कहीं से नहीं आ रही है, और डेफिनेशन आपको 2 ही डेफिनेशन में से केस स्टडी की संभावनाएं ज्यादा है। इवन 3 डेफिनेशन पकड़ लो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। ठीक है, और तीसरा जो केस होगा, तीसरा जो क्वेश्चन होगा ना आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ना, वो ऐसा क्वेश्चन होगा कि शेड्यूल्स पर आधारित होगा, यानी कि बेस्ड ऑन शेड्यूल्स, बेस्ड ऑन शेड्यूल्स। और वो बेस्ड ऑन शेड्यूल वाला क्वेश्चन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। उसमें क्या करेगा, आपको 3 ट्रांजैक्शन दे देगा, 3 ट्रांजैक्शन में से आपको बताना है कि क्या करना है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब देखो, 3 ट्रांजैक्शन में ये पहला वाला ट्रांजैक्शन तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, पहला वाला ट्रांजैक्शन तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। प्रोहिबिटेड कहाँ है, एज पर क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ब्रैकेट्स में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रैकेट बंद रूल्स 2000, तो यहाँ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है। सर ये जो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन दिया है ना, ये ट्रांजैक्शन अपन कर तो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ब्रैकेट्स में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रैकेट बंद रूल्स 2000। सर ये तीसरा वाला ट्रांजैक्शन जो आपने दिया है ना, ये आरबीआई के अप्रूवल से कर सकते हैं, बिना आरबीआई के अप्रूवल से नहीं कर सकते, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ब्रैकेट स्टार्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रैकेट बंद रूल्स 2000 फुल स्टॉप। 6 नंबर आपकी पॉकेट में, यानी कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कहाँ का है। प्रोहिबिटेड पता कर लो अच्छे से, और दूसरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पता कर लो अच्छे से, उसके बाद जो हो आरबीआई में डाल देना। कोई 2 शेड्यूल तो आपको रेडी करनी ही पड़ेंगे अच्छे से। बात समझ में आती है? अगर तो ताली बजा दो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक शेड्यूल हमने प्रिपेयर कर ली है, और दूसरी तीसरी शेड्यूल अपन कल खत्म करेंगे, यानी कि कल कोशिश करेंगे कि फेमा खत्म हो जाए। अगर कल खत्म नहीं हुआ तो परसों तो एनी हाउ अपन इसको फिनिश कर ही देंगे। अभी इसमें देखते हैं, मैं देखूंगा कि पीछे कुछ टेक्निकल ज्यादा तो नहीं है जिसके ऊपर समय देना पड़ेगा। अगर बात रटने या याद करने वाली आएगी तो सिर्फ आपको बताना है कि ये क्या होता है, और उसके बाद आपको बोलना है कि भाई याद ही करना है। ठीक है ना? अब जब याद ही करना है, जहां समझना था पीआरआई और वो डेफिनेशंस, अपन ने पूरा एक डेफिनेशन पे अपन ने पूरा दिन दिया, दूसरे दिन दूसरी डेफिनेशन पे फिर पूरा दिन दिया। लेकिन अब ये देखो ना, अपन ने 10 पॉइंट्स अब अभी के अभी खत्म कर लिए, सेक्शन 3 खत्म कर लिया, सेक्शन 4 खत्म कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ देखा और खत्म वैसा वाला सीन है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। बहुत बहुत शुक्रिया पधारने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये समय देने के लिए। फेमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दुनिया में। इसका हवा भी है, डर भी है भारत के अंदर बच्चों के अंदर, लेकिन ये हवा नहीं रखना है। आप बन जाओ हवा, डरना चाहिए फेमा कि 15 ले जाएगा रे ये तो मेरे से, है ना? ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। चलिए, आपकी शाम खूबसूरत हो। हाँ।
एकदम मौज करो जी। बाय 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 बाय, लव यू ऑल। बाय बाय। एक हाँ, लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं कर, आप लोग कर देते हो, लेकिन जो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, वो लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक करो। लाइक करो, लाइक तो करो कम से कम। और जो रिकॉर्डिंग देखते हैं नीचे कमेंट तो छोड़ दिया करो भाई कि हाँ हमको तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, तो ऐसे करके लिख दिया करो, क्योंकि चैटिंग ये वाले कमेंट तो चले जाते हैं, फिर वो वाले ना फिर दूसरे बच्चे देखते हैं, फिर वो देखते हैं अरे ये तो यहाँ पे तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलो हम भी देखते हैं, तो फिर आते हैं दूसरे, ऐसे थोड़ी आते हैं। आप ना लाइक करते हो ना कुछ, लाइक कर देना प्लीज। हाँ चलिए बाय बाय, गुरु दक्षिणा दे दो लाइक के रूप में। बाय।